नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। फिर से चर्चाएं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की होने लगी हैं और साथ ही साथ राज ठाकरे की भी, क्योंकि आज एक कार्यक्रम में दोनों भाई लगभग 2 दशक के बाद यानी कि 20 साल के बाद एक साथ नजर आए और संदेश क्या देने की कोशिश की और इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम है इससे क्या संदेश निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, नमस्कार। सर, किस तरह से देखा जाए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं 2 दशक के बाद में, किसके लिए खतरा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें खतरा किसके लिए है उससे पहले एडवांटेज किसको होगा, वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जी। ऑफ कोर्स ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि शिवसेना और राज ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के क्लोज आने से मनसे और शिवसेना के ये गुट स्ट्रांग बन के उभरे। परंतु मुझे मुंबई और कुछ हद तक नासिक, अगर ये दो जिले या और एक आधी पुणे टाइप कोई मिला ले, दो तीन जिले अगर छोड़ दें, थाना, पुणे, मुंबई, नासिक, मुंबई में पूर्णतः और इन डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़े से अंश में, तो ही इनका प्रभाव कुछ नजर आता है कि शायद स्ट्रांग हो, क्योंकि मनसे का प्रभाव इसके बाहर कहीं है। ओके। पर ये तो इससे ये सोचना कि राज्य मतलब स्टेट लेवल पे जो है बहुत बड़ा कुछ डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स में चेंज आएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। हाँ, न्यूसेंस वैल्यू जो है, न्यूसेंस वैल्यू जो राज ठाकरे की है, वो उल्टा डैमेज पहुंचा सकती है इस गुट को। क्योंकि जिस तरीके से हम देश देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाषा को लेके, हिंदी भाषा को लेके जो है मनसे के लोगों ने उपद्रव मचा के रखा हुआ है, मुंबई में और नासिक में और कुछ जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, थाना और नवी मुंबई, इस टाइप के। तो वो उसका बड़ा ही नेगेटिव जो है, वो कनोटेशन जो है बाकी स्टेट में जो है वो फैल रहा है। देखिए, मुंबई की आज की डेट में जो जनसंख्या है, आप समझ लीजिए, वो कोई पूर्णतः मराठी बहुल्य सिटी नहीं रह गया। यहाँ तक कि जो मैं जिस सिटी में रहता हूँ, नागपुर, यहाँ पे भी मराठी बहुल या मराठी स्पीकिंग लोग जो हैं, ये बड़ी संख्या में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आउटसाइडर्स जो हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहां पे बहुत घनी डेंसिटी है महाराष्ट्रियंस की। परंतु ईस्ट नागपुर ले ले, वेस्ट नागपुर ले ले, सेंट्रल नागपुर ले ले, ये कुछ एरियाज है जहां पे हिंदी साइडर, छत्तीसगढ़ के लोग, बाहर के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो रिटायर हुए भारी संख्या में। तो आप जो जिस तरीके से पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफी है, उसका जो डायनेमिक्स चेंज हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 20 15 20 साल में, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है उद्धव ठाकरे जी को। नहीं तो ये जो इनका एसोसिएशन हो रहा है, ये इनके लिए घातक भी हो सकता है और इस एंगल से कोई सोच नहीं रहा है अभी। जो सिर्फ दिमाग में उद्धव ठाकरे जी के घूम रहा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के, वो ये है कि हम कैसे जो है ब्रहण मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को जीते। ठीक है। क्योंकि मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वही एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोला जाए, ब्लड लाइन है, वो आर्टरी है पूरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, आप बोल लीजिए शक्ति की या आर्थिक शक्ति की, राजनीतिक शक्ति की, ये एपिसेंटर है। तो उसको जीतने के लिए इनको लग रहा है कि हम गैर मराठी वर्सेस मराठी कर दे तो शायद हमको एडवांटेज मिलेगा। इसकी मतलब ये सोच जो है, मेरे ख्याल से ये बड़ी घातक सोच है। ये सोच के परिणाम उल्टा जो है बेनिफिशियल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते, क्योंकि आज की डेट में गुजराती पूर्णतः, मतलब समझ लीजिए थोक के हिसाब से वोट जो है वो डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जो हिंदी साइडर्स थोड़े बहुत जो कांग्रेस के साथ में थे, वो कांग्रेस से छिटक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई दिख रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। कांग्रेस को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई, हम ये इस तरीके की जो अराजक तत्व हैं, जो भाषा के नाम पे जो उपद्रव मचा रहे हैं, क्या हमने उनके साथ रहना चाहिए, कि हमने उनसे एक दूरी बना के रखनी चाहिए। तो जो आपने बोला कि डेंजर किसके लिए है, मेरे को सबसे बड़ा डेंजर कांग्रेस के लिए दिख रहा है, जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। ये डेंजर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को सावधान रहने की जरूरत है कि हमको एक आर्म्स लेंथ रहना है, कि हमको इनके साथ में टाइप करके
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बेनिफिशियल दिख रहा है मुझे बीजेपी। तीसरी चीज जो मुझे इससे साजिश की बू आ रही, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी तक जो राज ठाकरे जो थे वो नरेंद्र मोदी के प्रेम के कसीदे जो है कसे जा रहे थे, भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे थे, और बिना किसी समर्थन के, बिना किसी रीजनिंग के वो समर्थन देने को तैयार, बिना किसी कंडीशन के। उन्होंने बोला मैं अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगा बीजेपी को। तो ये सडनली जब होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास में है, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उस टाइम में महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री के आंखों के नीचे गैर मराठियों के ऊपर यदि हमला होता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे, और उस लॉ एंड ऑर्डर के पूर्णतः जो जिम्मेदार है वो देवेंद्र फडणवीस है। और ये दिख रहा है कि जो उपद्रव मचा रहे हैं वो राज ठाकरे के लोग हैं, जो आज तक बीजेपी का गुणगान करते थे। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये इसमें एक साजिश, एक षड्यंत्र की भी मुझे बू आ रही है। जी हिमांशु। राजीव जी, आपने जैसे बात की षड्यंत्र की, साजिश की, तो एक बयान भी आया राज ठाकरे का जो सवाल खड़े कर रहा है और शक पैदा कर रहा है। राज ठाकरे श्रेय दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। वो कह रहे हैं जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, और देवेंद्र फडणवीस श्रेय जब उनको मिल रहा है तो उस पर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई तो घुमा ही रहा है कि राज ठाकरे उद्धव के साथ में बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को उनको श्रेय दे रहे हैं, जबकि राजनीतिक तौर पर घनघोर विरोधी हैं दोनों। अब ये कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। इसके अलावा देखिए, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से राज ठाकरे और गौतम अडानी के परिवार की फोटो सर्कुलेट हो रही। तो ये हाल फिलहाल में मिले हैं गौतम अडानी जी से जाके राज ठाकरे। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक इंडिकेशन है कि भाई कहीं महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज तो नहीं होने वाले। जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो है अब एकला चलो की नीति कई राज्यों में अपनाने की जरूरत है। कई राज्यों में जहां पे कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग है। 1995 के पहले तक आप समझिए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक छत्र अधिकार था। 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आई। 1999 में ये शरद पवार जी अलग हो गए थे, और शरद पवार जी के साथ में कांग्रेस में गवर्नमेंट बनाई। 15 साल तक इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। सडनली 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि जैसे सेंटर से कांग्रेस गायब हुई, वैसी महाराष्ट्र स्टेट में भी कांग्रेस वीक होती चली। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर में कांग्रेस है कि नहीं है। तो यदि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, सेंटर में आए, ठीक है, जिस तरीके से वो प्रयास कर रही है, उसी तरीके से उसको महाराष्ट्र में भी प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि ये एकदम कंप्लीटली ज्वाइंट है। आप ये इस बात को समझिए, जैसे जैसे सेंटर में ताकत ये उभारने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी इनको अपनी ताकत उभारने की कोशिश करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के बिना, जहां पे 48 लोकसभा की सीट है और 288 विधानसभा की सीट है, यहाँ पे जब तक कांग्रेस अपने आप को स्ट्रांग नहीं करती है, कांग्रेस का वजूद जो है वो भारी नहीं होगा, पलड़ा भारी नहीं होगा। आप समझिए शरद पवार गुट वीक हो रहा है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर एक अलग ही रास्ते पे निकल पड़े। ऐसे समय में कांग्रेस को अपनी भूमि तलाशने की जरूरत है। 288 विधानसभा क्षेत्रों में क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ सकती है? ये इनके स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स को अब सोचने, मतलब अभी से जो है इनको स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे शरद पवार वीक हो गए हैं, उद्धव ठाकरे अलग जा रहे हैं। 288 विधानसभाओं पे यदि लड़ने का प्रयास करती है कांग्रेस, तो आप समझिए कि बहुत सारे नए लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि उनको चांस मिल सकता है, उनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो फुलफिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जो हो रहा है, ये ठीक ही हो रहा है कांग्रेस के फिर से उदय के लिए। यदि कांग्रेस ने इस पे ठीक से सोचा तो, ठीक से काम किया। जहां तक आपने देवेंद्र फडणवीस से जोड़ के बात किया, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं, इनको मैं आज से नहीं, आज 22-23 साल से जानता, बहुत अच्छे से जानता। ये जो है, मतलब ये सामने जितनी राजनीति नहीं करते हैं, ये उससे दुगना आप समझ लीजिए राजनीति पीछे करते।
आपके पीठ के पीछे दुगनी राजनीति। तो ये जो हमको सामने जो दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कितने जो है चालें चली गई हैं पर्दे के पीछे, ये इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये इनको ऐसा लग, आप मुझे बताइए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि कभी कोई पार्टी जो है वो धर्म के नाम पे दंगे कराती है, कभी कोई पार्टी जो है जाति के नाम पे विद्वेष कराती है, कभी कोई पार्टी जो है वो भाषा और प्रांत के नाम पे विद्वेष फैलाती है। भाई, जिस देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, वहां पर पढ़े लिखे सभ्य समाज जो है वो तो अपने आप को अधोगति पे पाएगा, अकेला पाएगा, हाशिए पे पाएगा। तो ये महाराष्ट्र जो इंडिया का सबसे ज्यादा डेवलप और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, इस स्टेट के अंदर में यदि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करो तो इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, ये सोचने की जरूरत है। क्या राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने जो महाराष्ट्र के अंदर से प्रोजेक्ट उठा उठा के गुजरात में गए पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, क्या इसके खिलाफ आंदोलन किया था? राज ठाकरे की पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि जब महाराष्ट्र के की ड्रीम प्रोजेक्ट, टॉप लेवल के प्रोजेक्ट जब एक एक उठा के गुजरात भेजे गए, तब उन्होंने इस तरीके से पकड़ पकड़ के दंगे मचाए थे क्या? लोगों से क्वेश्चन मार्क किया था क्या? ब्यूरोक्रेट से पूछा था क्या? ब्यूरोक्रेट्स को घेरा था क्या? पॉलिटिशियंस को, बीजेपी के घेरा था क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? तब तो आप प्रेम की पिंगे जो है वो बनाए जा रहे थे, तब तो आप प्रेम के कसीदे कसे जा रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में। तो जब आपके स्टेट से प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जा रहे हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार सृजित कर सकते हैं, लाखों लोगों के लिए, जो आपके स्टेट को और डेवलप बना सकते हैं, वहां पे तो आप मौनी बाबा बने हुए चुपचाप हो। और जो चीज मायने नहीं रखती है, उस चीज के ऊपर में आप जो है लोगों को पकड़ पकड़ के हिंसात्मक कार्रवाई करो, ये तो ठीक नहीं है ना। 10 लोगों को पकड़, 10 लोग अगर एक आदमी को, निहत्थे आदमी को पकड़ के मारे, उसमें कौन सी वीरता है, कहाँ वो कौन सी बहादुरी है? ये तो गुंडई है। तो गुंडई से तो कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं होने वाला। जी हिमांशु। अच्छा, ये बड़े मतलब हास्यास्पद बात है कि एक तरफ एमएनएस के जो कार्यकर्ता है वो भाषा विवाद को लेकर कि आप हिंदी बोलते हो, मराठी बोलो, इसको लेकर मारपीट करते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कोई अनोखा मामला नहीं है, हमेशा से होता आया है। और एमएनएस के जो कार्यकर्ता है, मुझे लगता है उनके पास और कुछ करने को नहीं है, तो अपने उनका एक रोजगार है कि वो भाषा को लेकर किसी के साथ मारपीट करें, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मंच पर आते हैं राज ठाकरे, तो ये कहते हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, मैं सभी की इज्जत करता हूं, सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। एक तो वो दो मुही बात करते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बात करने लगे हैं कि ये दोनों भाई साथ में आए हैं तो शिंदे से बदला लेंगे, लेकिन कहानी जो आपने अंदर की बताई वो कुछ और है। तो ये जो गफलत में है सोशल मीडिया पे लोग, इनके लिए क्या कहा जाए? सोशल मीडिया पे या तो भाजपा के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, या ऐसे लोग हैं जो देवेंद्र फडणवीस को पहचानते नहीं है। मैं जानता हूं देवेंद्र फडणवीस, आज से नहीं 2 दशक ज्यादा समय हो गया उनको जानते समझते। तो जो उनको जितना जानता हूं उसके बेसिस पे ही मैं आपका एनालिसिस करके बता रहा हूं। इसके ऊपर में जो है, जो स्पॉटलाइट में आदमी नहीं है वो है देवेंद्र फडणवीस। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास में। ये कैसे हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की होम मिनिस्ट्री के अंडर में मन से जो अभी तक भाजपा के समर्थन में दिखती थी, वो सडनली उठ उठ के जो है वो हिंदी साइडर्स के ऊपर में अटैक कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये गुजरातियों को पकड़ के नहीं वो कर रही है, ये यूपी और बिहार के लोगों को पकड़ के कर रही है। भाई, गुजरातियों को तो हमने देखा नहीं कुछ करते हुए। तो ये जो है ये साफ एक इशारा कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, चूंकि देवेंद्र फडणवीस को योगी के कंपटीशन में देखा जाता है नरेंद्र मोदी को रिप्लेसमेंट के लिए, तो इसके अंदर में कई सारे डायनामिक्स हैं, चेस के कई सारे पीसेस हैं जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए वो इस तरीके की शिंदे विंदे देखिए कहीं दूर दूर तक है नहीं इस पिक्चर में। शिंदे से क्या बदला लेंगे भाई? शिंदे के ऊपर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, उनके पास में 8 लोकसभा के ये हैं, मेंबर्स हैं। किसी भी दिन मान सात सात लोकसभा के में, हाँ 7 या 8 जो भी हैं लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो ये कम संख्या तो होती नहीं है। नीतीश बाबू ने और तेलुगु देशम ने टाटा बाय बाय कर दिया, तो ये तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन है उनका, 7 जो आप लोकसभा कैंडिडेट्स बता रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि इसके अंदर में कई सारे आयाम है, बहुआयामी चीज है। ये सिंगल ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
ये इसके अंदर में कई सारे अलग अलग इक्वेशंस हैं। मेन सवाल ये उठता है कि भाई जब महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स उठा उठा के गुजरात भेजे जा रहे थे, तब क्यों नहीं राज ठाकरे ने उसका विरोध किया? राज ठाकरे जो है सांस्कृतिक बातें तो करते हैं, आर्थिक बातें कहाँ गई भाई? अर्थ के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा। देश जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है और इंडस्ट्रीज जो है वो बेरोजगारी को दूर करती है। तो आज की डेट में देश का और महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है बेरोजगारी, नवयुवकों में फैली हुई बेरोजगारी। और जब इंडस्ट्रीज दूर जा रही हैं जो बेरोजगारी को दूर कर सकती हैं, तब आपने एक शब्द नहीं बोला और आज आप फालतू की चीजों पे बातें कर रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं। अब मैं 1991 से महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है? मैं मुझे तो चलो मराठी आती है, मैं मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, उसको क्या जरूरत है अपना महाराष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाने का? यदि वो 35 साल से उसी राज्य में है तो ये समझ में नहीं आ रहा। और एक आदमी जो मान लीजिए कल 60 साल के आदमी को धमका रहे थे लोग, ऐसा वीडियो है 50 से 60 साल का होगा जो दिखा मुझे, तो इस उम्र में मराठी सीख के आदमी करेगा क्या? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। भाई वो जो भी भाषा बोल ले रहा है बहुत राजीव अच्छी जी, बात है राजीव जी, है ना? मैंने एक रिपोर्ट की, मैंने उसमें सवाल यही पूछा कि जी ठीक है आप कह रहे हैं कि मराठी बोलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं तो उनसे क्या आप मराठी बुलवा पाते हैं? हालांकि वो मंच पे खड़े होकर कभी कभार मराठी बोल देते हैं। देवेंद्र एक फडणवीस दो जी लाइन, हिंदी में बयान देते हैं, एक दो तो लाइन। फिर क्या आप उनसे पूछते हैं? अरे मेरा तो हिमांशु जी ये कहना है कि बहुत सारे मराठी जो है वो चेन्नई में काम करते, तमिलनाडु में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का हेड ऑफिस है। कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो चेन्नई बेस्ड है। बहुत सारे मराठी काम करते हैं। अब कल को तमिलनाडु के लोग पकड़ के मारने लगे मराठी लोगों को कि तुम तमिलियन भाषा नहीं बोलते हो, तो क्या ये अच्छा लगेगा? गुड़गांव में बहुत सारे मराठी लोग रहते हैं, कल को हरियाणवी जाट लोग पकड़ के पीटने लगे मराठी लोगों की, तुमको हरियाणवी नहीं आती है, तो क्या ये अच्छा लगेगा? ये तो आप देश को जो है भाषा के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। चाइना कहाँ जा रहा है? चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, किस किस लेवल पे सोच रहे हैं। और हम जो है अभी भी वही भाषा और प्रांत और जाति और धर्म में अटके हुए हैं। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि इस देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या ये पॉलिटिशियंस रहने लायक भी हैं कि नहीं है? इनको देश की जो है इनको पता ही नहीं है कि देश की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है। देश की आधारभूत आवश्यकता क्या इस वक्त में? लैंग्वेज, भाषा, जाति, धर्म, इसके ऊपर में लड़ने के लिए, देश को विभाजित करने के लिए है कि इस वक्त में हमको ये देखना है कि हम कैसे पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाए चाइना और अमेरिका से compete करने के लिए? आई मीन दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीजें जो है वो प्राथमिक आवश्यकताएं वाली चीजें हैं। और यही जो है ये सबसे बड़ा जो है मेरे को लगता है कि रिस्क है आने वाले टाइम, है ना? यही भारत के, इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रिस्क है कि यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस हैं, इनको प्रायोरिटीज ही नहीं मालूम। इनको पता ही नहीं है कि देश के लोगों को क्या चाहिए। तो ये विभाजन विघटन की राजनीति करना बंद करें एंड थिंक अबाउट इट कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे compete कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हिमांशु। राजीव जी, राजनीति की बात हो रही है, उद्धव ठाकरे की बात हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब शिफ्ट कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं और इसके लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं राज ठाकरे? क्योंकि राज ठाकरे, जैसा कि आपने पहले बताया ही, पहले तो गुणगान गा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का, प्रधानमंत्री मोदी का, अब अचानक से अपने भाई के खेमे में आ गए हैं जो कि धुर विरोधी है। तो क्या लेने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी की साइड, उनको खेमा बदलवाने के लिए? हिमांशु जी आपका जो अंदाजा जो है, जो अंदेशा है, यही अंदेशा मेरा भी है कि राज ठाकरे जो है आने वाले वक्त में एक ब्रिज के रूप में काम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच। क्योंकि अभी तक जो है ये राज ठाकरे बहुत ही क्लोजली काम कर रहे थे बीजेपी के साथ में, और सडनली उनका जो ये मूव हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ में, ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई इनकी कोई बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि मजबूरी रही हो। क्योंकि राज ठाकरे जो है ऑलरेडी अपना मास बेस तो खो ही चुके। उनका अपना बेटा इलेक्शन में तीसरे नंबर पे रहा। राज ठाकरे का बेटा इलेक्शन लड़ा था 2024 में और वो तीसरे नंबर पे रहा। तो इससे आप समझ लीजिए वो भी उस जगह से जहां पे मतलब हब माना जाता है, जो शिवाजी पार्क का जो एरिया है, उस एरिया से इलेक्शन लड़ने लड़ने पे भी बुरी तरीके से जो है उनकी हार हुई।
तो राज ठाकरे का तो ग्राफ वैसे ही पूरी तरीके से अवसान पे था, गिर गया था। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी में यदि किसी को जो मुझे दिख रहा है कि जिसका विजन शिफ्ट हो रहा है, वो है उद्धव ठाकरे का, जो अभी तक सेक्युलर फोर्सेस के साथ में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अब वो सेक्युलर फोर्सेस से वापस से विघटनकारी जो फोर्सेस है, भले इस वक्त धर्म के नाम पे नहीं है, पर भाषा और प्रांत के नाम पे विघटन करने वाले जो लोग हैं, उनके खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है इंडिया गठबंधन। जी अच्छा, हिमांशु। राजीव जी, हम दो चीजों का कंपैरिजन करें, एक उत्तर प्रदेश का और एक महाराष्ट्र का, दोनों की राजनीति बड़ी टिपिकल है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आई, उसने अपना बेस मजबूत किया और वो भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ गई। अभी भी वो हावी होते हुए दिखाई देती है, अखिलेश यादव हावी होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, उनकी सीटें भी अच्छे हैं, उनके अगर पूरा गठबंधन देखेंगे, इंडिया गठबंधन, तो कांग्रेस 13 सीटें, खुद वो 9 सीटें जीत कर आए, शरद पवार 8 सीटें जीत कर आए, 30 सीटें हो गई 48 में से। सोचिए, मतलब एक तरह से हावी हो जाना चाहिए था वहीं पर। फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव वाली स्ट्रेटजी पर उद्धव ठाकरे नहीं चल पाए और आज नौबत ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि वो शिफ्ट होने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मन से जो है वो सेक्युलर फोर्सेस के साथ में थे नहीं, क्योंकि इनका डीएनए जो है हमेशा से बीजेपी के साथ में ही जो है रहा है। इनकी मजबूरी थी कांग्रेस के साथ में आना, क्योंकि इनकी पार्टी के खुद के अंदर विभाजन हो गया था, विघटन हो गया था, और वो बीजेपी ने कराया था। वो जो है वो देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, इन लोग का किया धरा था। ठीक है, तो उससे जो है इनको एक क्रोध था कि मैं सबक सिखाऊंगा। पर 2024 के विधानसभा इलेक्शन के बाद में इनको समझ में आया कि अब ये ऐसी स्थिति में है नहीं कि किसी भी तरीके से सबक सिखा पाए। इनफैक्ट आज की स्थिति ऐसी है कि मतलब राज्यसभा में भी जो है ये किसी को भेज नहीं सकते, इतनी कम सीटें आई हैं इनको, इतनी कम सीटें मिली है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को। तो भाई आपका तो वजूद ही जो है उसके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी कम सीटें हैं, राज्यसभा भी आप नहीं भेज सकते हो, लोकसभा में वाले जो लोग हैं वो कितने दिन आपके साथ रहेंगे, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। 2027, 28, 29 जब भी इलेक्शन होता है, मुझे नहीं मालूम कब होगा, पर उस वक्त में यदि बयार दूसरी तरफ चल पड़ी तो हो सकता है और कम सीटें मिले लोकसभा में जो अभी मिली है। तो ये सारी चीजें जो है अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अभी मेरी बेहतरी इसी में है कि मैं जो है मतलब इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से भी एक दूरी बना लूं, और जब वक्त मिलेगा तो बीजेपी के साथ आ जाऊं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि राज्यसभा की सीटें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में एक भी आदमी भेज नहीं सकते, इनके पास में उतनी संख्या है नहीं। तो ये सारी कवायद जो है, दोनों भाई अपने अपने भविष्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरे जो साथ में आने आने का जो ये स्टेप लिया गया है, वो स्टेप इसीलिए लिया गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी ग्राफ नीचे है, अवसान पे है, राज ठाकरे तो ऑलरेडी चले गए हैं गर्त में। तो इन दोनों को जी, जो है अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को ऊपर उठाना है, शायद उसी का ये एक प्रयास है। जी हिमांशु। चलिए राजीव जी, देखते हैं आगे क्या परिस्थितियां बनती है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन दो भाई साथ में आए हैं तो क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे दर्शक किस तरह से इस पूरे मतलब भाई भाई की जोड़ी को, ठाकरे बंधु को कैसे देख रहे हैं एक साथ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।